अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिजिक्स फॉर ऑल। अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और टॉपिक है ओम्स लॉ का। अब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन को याद नहीं करना बल्कि इसको अंडरस्टैंड करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its end provided the temperature and the physical state of the conductor does not change। अब यहाँ पे ये है वो दो चीज़ों का रिलेशन है, एक है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है करंट। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है? रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, मतलब वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, तब जाके आपका ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाई होता है। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आर, आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं। V यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, मीन्स वोल्टेज को, और I यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो R है, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो फार्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, तो ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? ओम्स लॉ को। इसका जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम, डिनोटेड बाय सिंबल ओम। अब अगर हम इसके दरमियान कोई ग्राफ जो है वो प्लॉट करें, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V, a straight line will be obtained। अब ये स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो तो उसके दरमियान ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है और जो टेम्परेचर है वो दोनों क्या होंगे? वो दोनों कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये एक सर्किट बनाया है जिसमें हमने एक रेजिस्टर लगाया है, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज को, ए यहाँ पे एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास एक बैटरी है। अब इस पूरे सर्किट में हमने देखा कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा इस रेजिस्टर के साथ क्या होगा? वो पैरेलल में होगा। इसी हिसाब से अगर एमीटर आप इस सर्किट में लगाते हो तो एमीटर आपका क्या होगा? वो हमेशा सीरीज में होगा। तो ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर टू मेजर करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस, ammeter is always connected in series with the resistance. In order to measure the potential difference across the resistance, voltmeter is always connected in parallel with the resistance। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस व्हिच ऑफर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है, एक्चुअल में जो करंट है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो फ्लो होते हैं तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके दरमियान क्या होती है? कोलिजन होती है। तो कोलिजन की वजह से क्या आती है? रेजिस्टेंस आती है। मतलब वो रेजिस्ट करते हैं, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करते हैं और अपोज करते हैं। यूनिट देखें रेजिस्टेंस का, तो यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओम। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें या इसको कुछ आगे पीछे करें, तो जैसे इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर इस इक्वेशन में से हमें करंट को फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, या अगर हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। अब उस सूरत में हम देखें कि जो रेजिस्टेंस है वो एक तो अपोजिशन होगी फ्लो ऑफ करंट की। उसके बाद अगर हम देखें कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड
1 ampere of current passes through it, then its resistance will be 1 ohm. तो अगर रेजिस्टेंस फर्ज करें कि किसी कंडक्टर में से थ्रू बैटरी या किसी सेल की मदद से हम 1 वोल्ट का जो है वोल्टेज जो है उसमें से क्रॉस करा रहे हैं, और उसकी सूरत में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस सूरत में उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का, तो उसके दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस भी 1 ओम की होगी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि अब ये इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। अब उस इक्वेशन से रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द heating element measured by an ammeter is 2 ampere. What is the resistance of the heating coil of the element? अब जो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी डाटा बनाते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं डाटा में वो हम अलग अलग से लिख लेते हैं, और जो चीज़ को फाइंड आउट करना होता है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, तो उसको भी हम अलग करके रख देते हैं। तो अब सॉल्यूशन में देखें कि गिवन डाटा जिसमें हमारे पास वोल्टेज जो है वो गिवन है, दैट इज 60 वोल्ट, और करंट जो उस एलिमेंट के अंदर जो मूव कर रहा है वो 2 एम्पियर्स का करंट है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अब आपने ये बताना है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, उस एलिमेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, एलिमेंट में एक किस्म की वायर होती है, अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो हम ओम्स लॉ की इक्वेशन यूज करेंगे, और ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें तो फर्ज करेगा हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मालूम करना है, तो V इज इक्वल टू आई आर तो हम यूज करेंगे, लेकिन I को यहाँ से हमने बाहर निकालना है, तो R इज इक्वल टू V अपान I के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में देखें कि V डिवाइडेड बाय, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, I भी लिखा है, इंटू R भी लिखा है। अगर I को हम कवर कर लेते हैं तो V अपान R हो जाता है, फिर अगर हम R को कवर करेंगे तो फिर V अपान I बन जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो R इज इक्वल टू V अपान I। अब इस V अपान I में वोल्टेज गिवन है, दैट इज 60 वोल्ट, और करंट आपके पास है 2 एम्पियर का, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट पर एम्पियर, और 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, वो 1 ओम के बराबर होता है, जो पहले मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से बताया था। टॉपिक हमारे पास वही है, ओम्स लॉ। अब उससे रिलेटेड ये VI मीन्स वोल्टेज, I मीन्स करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अब ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। मटेरियल्स दैट ओबे ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है करंट के साथ, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रिमेन सेम और कांस्टेंट, तो उस सूरत में वो ओम्स लॉ को ओबे कर सकता है, एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस। चाहे वोल्टेज कितनी भी आप बढ़ाते जाएं, कितनी भी वो करें, उस सूरत में अगर इसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उस सूरत में आप इसको कह सकते हैं कि आर सेड टू बी ओहमिक। Materials having resistance that changes with voltage or current are non-ohmic। अब इसमें वोल्टेज और करंट अगर हम किसी सर्किट में वो कर रहे हैं, और उस सूरत में वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता, तो हम उस मटेरियल को क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे नॉन ओहमिक। ओहमिक कंडक्टर्स हैव अ लीनियर करंट रिलेशनशिप, voltage over a large range of applied voltages. The straight line shows a constant ratio between voltage and current. Ohm's law is obeyed. अब पहले ग्राफ में अगर आप देखें तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ बना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, चाहे कितनी भी रेंज इसकी बढ़ाई जाए, कितनी भी रेंज वाइड रेंज तक आप इसको चले जाएं, उस सूरत में भी आपका वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा, और उस सूरत में इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब आते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स की तरफ, या नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के ऊपर। नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैव अ नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, मतलब उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फिलामेंट लैम्प एंड थर्मिस्टर,
The resistance of filament rises, current decreases as it gets hotter. फिलामेंट बल्ब जो होता है वो उसकी जो फिलामेंट होती है जब उसमें से करंट पास होता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। अब लाइट की वजह से जब प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या होगा, वो हीटअप होना शुरू होगा, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब गर्म होगा तो उस सूरत में आपका करंट जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो उस सूरत में आपका करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नॉन ओहमिक है। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर है क्या, अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर बिहेव्स इन द अपोजिट वे। जो फिलामेंट वाला कॉन्सेप्ट है, थर्मिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस एज इट गेट्स हॉटर। अब ये क्यों होता है, ये इसके अपोजिट क्यों है, बिकॉज ऑन हीटिंग more free electrons become available for conduction of current। अब आप देखें कि इसका ग्राफ, ये फिलामेंट का ग्राफ है, वोल्टेज और करंट के दरमियान ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसी हिसाब से अगर हम थर्मिस्टर का ग्राफ देखें तो वो बिल्कुल फिलामेंट के ग्राफ से बिल्कुल अपोजिट पे है, वो इसकी कर्व जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओहमिक हैं, जो ओहम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, उसको ओबे करते हैं, तो हम इसको ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जो ओहम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करते, मतलब उसको ओबे नहीं करते, जिसमें आपका रेजिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रहता, तो उस सूरत में हम उस मटेरियल को, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन ओहमिक। ठीक है। Limitations of Ohm's law. Some materials are non-ohmic under a weak electric field. Ohm's law hold true only for a conductor at a constant temperature because resistivity changes with temperature. जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। As long as the current flows, greater will be the temperature of the current. Ohms does not apply directly to capacitor circuits and inductor circuits. Ohm's law is not applicable for unilateral electrical elements like diodes and transistors, as they allow the current to flow through in one direction only. For non-linear electrical elements with parameters like capacitance, resistance, etc., the voltage and current won't be constant with respect to time, making it difficult to use Ohm's law। तो ये कुछ limitations थी, क्योंकि मोस्टली पेपर के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई कहा जाता है कि Ohm's law को एक्सप्लेन करें विथ इट्स लिमिटेशंस। तो ये चंद लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 2-3 लिमिटेशंस आपको याद होने चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए, ताकि पेपर में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिमिटेशंस यहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में आपको जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, जो टॉपिक था हमारे पास ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के साथ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में, तो मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज विद द टॉपिक। अब इसके साथ किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं, तो आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ओम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। उसके बाद क्या है, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। फिर क्वेश्चन है, डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर राइज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द, नंबर 1 में लिखा है, ए में लिखा है केल्विन, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में एम्पियर लिखा है। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो एसआई यूनिट जो है वो ओम होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रजिस्टर व्हेन अ 3 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। हमने
पहले क्या किया था, एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था और वो उसमें हमें रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा था, या अगर कहीं पे वोल्टेज के बारे में पूछा जाएगा, या सिंपली हमारे पास करंट के बारे में पूछा जाएगा, तो फार्मूला यूज करके आपने इस चीज को सॉल्व करना होगा। अब 6 ओहम का रजिस्टर है, ओहम्स का रजिस्टर है और 3 एम्पियर्स का करंट है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I और R को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, तो 3 एम्पियर का करंट है और 6 ओम का रजिस्टर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 18। तो आप देखें कि सी ऑप्शन 18 वोल्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट ए रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस। क्या ओम्स लॉ इसको स्टेट करता है? बी में है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस। फिर सी पार्ट में लिखा है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, और डी पार्ट में करंट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस। अब सोच के इसका आंसर जो है आपने मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको लीजिएगा, कोशिश करें अच्छी तरह से। एक मरतबा अगर वीडियो आपको इसमें टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार रिपीट करके आप इसको देखें और इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जब आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर वहाँ पे इस टॉपिक को या इस चीज़ को आपने याद नहीं करना होगा, आप खुद ब खुद वहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, या इसकी लिमिटेशन वगैरह क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद इंशाल्लाह आप इस लायक हो जाएंगे कि इसमें से रिलेटेड, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किस्म का क्वेश्चन आ जाता है तो इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली कोशिश होगी कि जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं या जो टॉपिक्स को वो टच कर सकता है, तो मोस्टली हम उसी टॉपिक्स को यहाँ पे टच करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी टॉपिक है जिसको आपकी कोशिश होगी कि सर इसका वो कर दें, इसकी वीडियो बना दें या वो हम कर दें, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके वो सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।